हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सामान्य विज्ञान साइंस की सीईटी की एक वीडियो, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा देखते हैं। हमें क्या क्या मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस आपके जितने भी। भाई देखिए, ये इस चीज़ पे डिसाइड किया है कि आजकल एचएसएससी में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, पेपर का आपका लेवल क्या है, और प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के लेवल के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सारी चीज़ें इस सेशन के अंदर आपकी क्वेश्चंस के साथ साथ डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। और इस सेशन में आपका मेनली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम हमारे चैनल पे हर एक पार्ट में, देखिए इस सेशन का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और आज ये पार्ट 3 है। हर एक पार्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी देखते हैं हम कि हमारा क्या क्या है वीडियो में। एक वीडियो 4 साल के सभी पीवाईक्यू, सीईटी साइंस फाइनल रिवीजन। एग्जाम बहुत पास में है तो कोई फालतू बकवास नहीं, सिर्फ हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे और टॉपिक्स पे ध्यान देंगे। इस वीडियो में आपके 4 साल के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हम कवर करा रहे हैं, और इससे पहले और भी पार्ट आ चुके हैं, वो भी अगर जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देख लें। और अभी हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। टाइम बहुत कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जो भी चैनल पे आए वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? कौन सा है या कौन सा होता है? ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो ऑप्शन बी बृहस्पति। जुपिटर हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में इंफॉर्मेशन जानते हैं कि अब आपका क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट आपका है बुध, मरकरी। लिख लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट भाई आपका है ना, सबसे अगर भारी पूछा जाए तो सबसे भारी आपका क्या रहेगा? जुपिटर। और सबसे बड़ा रहेगा, सबसे भारी रहेगा। और सबसे हल्का और छोटा पूछा जाए तो आपका हल्का है मरकरी और छोटा है। ठीक है, अब थोड़ी सी और डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं हम कि भाई आपका जो जुपिटर है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस जाइंट। हम इनके निकनेम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं आपके, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? गैस जाइंट। आपका एक गैस से बना हुआ होता है मेनली, इसीलिए इसका निकनेम है ये है। शनि, स्ट्रनम, आपका निकनेम होगा इसका रिंग प्लैनेट। यूरेनस, नाम होगा आपका आइस जेंट। नेपच्यून, इसका नाम होगा आपका विंडी प्लैनेट। अर्थ, ब्लू प्लैनेट। वीनस,
भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी है ना, रिसेंट में एग्जाम हुए, उसमें पूछा गया है। एक रेड प्लेनेट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हम धीरे धीरे सभी के नाम डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो आपको पीडीएफ होगी लेक्चर की, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपकी वहां पे मिल जाएंगी। तो एग्जाम में यहाँ से नाम से क्वेश्चन आ सकता है, स्मॉलेस्ट पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट पूछ सकते हैं। तो सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। वेनस को हम क्या बोलते हैं भाई? अपना ट्विन सिस्टर, अर्थ ट्विन सिस्टर। यह भी अभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है काफी। अर्थ ट्विन सिस्टर। भाई हमारा रह गया रेड प्लेनेट। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रहा है। रेड प्लेनेट आपका मार्स है, रेड प्लेनेट। और मरकरी को हम फास्टेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं। यहां पे लिख देती हूं, फास्टेस्ट प्लेनेट, सबसे तेज प्लेनेट। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपकी। यहाँ से कहीं से भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है एग्जाम में, तो सारी डिटेल को लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस चूने में पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी ऐसी गैस है? देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यह। देखिए, लाइम वाटर लीजिए। लाइम वाटर का फॉर्मूला आपका क्या है? CaOH2, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें हम डाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा क्या निकलेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका? मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट। क्या है ये? मिल्की वाइट। तो ये क्या किया इसने? ये लाइम वाटर था, लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करी तो उसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया। ये आपका क्या है? मिल्की। और आपका एक H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो आप क्या लोगे? आप लोगे लाइम वाटर। लाइम वाटर में फूंक मारोगे एक पाइप से, ठीक है, और पाइप से फूंक मारने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर में मिल जाएगी, और तब आप देखोगे कि वह जो रंग है ना लाइम वाटर का, वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन बहुत ही आसान है, आप एक्सपेरिमेंटली भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यों में दाब किस नियम के अनुसार कार्य करता है? द्रव्यों में दाब किस नियम के अनुसार कार्य करेगा? भाई हमारा किस नियम के अनुसार कार्य करता है? देखते हैं ऑप्शंस। आर्किमिडीज लॉ, सबसे पहला है आर्किमिडीज लॉ। आर्किमिडीज लॉ यह क्या बताता है भाई? अपवर्तन बल के बारे में बताता है, बायोंट फोर्स के बारे में बताता है हमें। तो यह आपको क्या कहते हैं? प्रेशर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ आपका क्या बताता है? जब द्रव पर दबाव डाला जाएगा, किसी लिक्विड चीज पे हम दबाव डालेंगे तो वह सभी दिशाओं में बराबर फैलता है। ठीक है, जैसे आप एक टूथपेस्ट ले रहे हो, ठीक है, मान लो आपके पास एक टूथपेस्ट है, तो आप पीछे से उसको दबा के निकालने की कोशिश कर रहे हो। आप एक पॉइंट पे क्या कहते हैं, दबाव लगा रहे हो, लेकिन वो उस टूथपेस्ट में से जो आपकी पेस्ट निकलेगी ना, वो बराबर निकलेगी। ठीक है, इक्वली निकलेगी। आपने दबाव तो किसी एक पॉइंट पे लगाया है, लेकिन वो प्रेशर है ना, वो दबाव है, वो पूरे में फैल गया है। उसकी वजह से वो पेस्ट है ना, वो इक्वल डायरेक्शन में बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? पास्कल लॉ है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। द्रव्यों में दाब किस नियम के अनुसार कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पास्कल लॉ के अनुसार। पास्कल लॉ आपका बता रहा है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू ए लिक्विड, जब आप किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो स्प्रेड होगा ऑल डायरेक्शन के अंदर। स्प्रेड
होगा सभी डायरेक्शन के अंदर। देखो, जो कारों के ब्रेक होते हैं, आप गाड़ी चलाते हो तो आप क्या कहते हैं, गाड़ी चलाओगे तो ब्रेक क्या एक ही टायर में लगेगा, एक ही टायर रुकेगा? नहीं, जो गाड़ी के चारों टायर रुक जाएंगे। तो ये भी आपका क्या है कि भाई जो आपका प्रेशर है वो चारों दिशाओं में चारों टायरों के ऊपर लग रहा है। फॉर्मूला देख लेते हैं पास्कल लॉ का क्या है। P इक्वल्स टू F बाय A। F क्या है आपका, फोर्स है। A क्या है आपका, एरिया है। तो जब आप किसी छोटे से एरिया के ऊपर, ये क्या बता रहा है, जब आप किसी छोटे से एरिया के ऊपर बल लगाएंगे तो वह बल है ना पूरे क्षेत्र में एकमात्र समान रूप से फैलता है। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल आपके क्या थे, कार के ब्रेक हैं, आपकी लिफ्ट है, वो लिफ्ट जो होगी वो भी इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होगी वो भी इसी पर प्रिंसिपल पे काम करती है। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको किसी भी तरह से कोई भी चीज दे दी जाएगी, ये पूछ लिया जा रहा है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके ऊपर काम करती है, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, आपके पास्कल लॉ के ऊपर काम करेगी। ये पूछ लिया जा रहा है कि भाई ब्रेक किसके ऊपर काम करते हैं, तो ब्रेक भी आपके पास्कल लॉ के ऊपर काम करते हैं, लिफ्ट भी आपकी पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। तो ये आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए अच्छे से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एलर्जी किसके कारण होती है? एलर्जी इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। भाई आपकी जो एलर्जी होती है ना, वो बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं। ठीक है, वायरस है वो भी इन्फेक्शन वगैरह कोज करते हैं। हीमोग्लोबिन तो आपका ब्लड से रिलेटेड है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जो आपके एंटीजन है ना, इसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। भाई जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बाहर का पार्टिकल आता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो एंटीजेंस होते हैं, उनकी वजह से आपका क्या होती है, बॉडी के अंदर एलर्जी होती है। तो देखिए हम थोड़ा सा डिटेल जानते हैं इसके बारे में। आपका एलर्जी जो है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है मास्ट सेल। जब हमें एलर्जी होती है तो ये मास्ट सेल एक्टिव होंगी और क्या रिलीज करेंगी, रिलीज कर देंगी आपका हिस्टामीन। और ये हिस्टामिन जो है वो सिम्टम्स कोज करेगा आपकी बॉडी के अंदर कि भाई एलर्जी से आपको क्या होगा। देखिए कई तरह की एलर्जी होती है, किसी को एलर्जी से क्या कहते हैं, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, बहुत सी तरह की एलर्जी होती है। तो ये हिस्टामिन जो है वो सिम्टम्स कोज करता है एलर्जी के। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई हिस्टामिन किससे रिलेटेड है, तो आपका एलर्जी से रिलेटेड है। ये हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, और मास्ट सेल जो है वो इस हिस्टामिन को सिक्रीट करती है। तो इन सब चीजों को के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये आपके एंटीजन क्या होते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। भाई जब आपकी बॉडी किसी भी देखो मान लीजिए, देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ सॉरी आपको। डस्ट है, धूल मिट्टी है, किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो ये धूल मिट्टी क्या है, एंटीजन आपकी बॉडी में आ गई तो आपकी बॉडी लड़ने की कोशिश करेगी इनसे। तो ये क्या है, एंटीजन। तो इनकी वजह से क्या होती है, आपको एलर्जी होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो रहा था तो वो हमने क्लियर कर लिया। अगला किस तरह का भाई पूछ लिया जाए, मास्ट सेल किससे रिलेटेड है? मास्ट सेल आपकी एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है। हिस्टामिन कौन सिक्रेट करता है? मास्ट सेल सिक्रेट करती हैं, एलर्जी में सिम्टम्स कोज करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? बट डज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है आपका?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहली बात तो दो चीजें होती हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ आपका कह रहा है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टिव रेज एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। देखिए पहला लॉ क्या कह रहा है, बना के दिखा देती हूं अच्छे से। पहला रूल तो ये कहता है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कल की क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आज हम थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन की डिटेल पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हमारा कोई भी रे आई शाइनी सरफेस से टकराई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है, और ये आपका क्या बनता है, बीच में सेंटर में नॉर्मल बनता है। यहाँ पे आपके इंसिडेंट एंगल बनता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव एंगल बनता है। तो इसने पहला रूल आपका रिफ्लेक्शन का ये बताता है कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होंगी। फर्स्ट रूल है ये, क्या है, रूल नंबर 1, ठीक है, लॉ, फर्स्ट लॉ है आपका रिफ्लेक्शन का। सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ आपका बताता है कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। आई जो है वो इक्वल होगा आपका आर के, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके दो रूल हैं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपका रूल बताता है कि आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और आपका लंबवत रेखा तीनों एक ही तल में होंगी, ठीक है, और आपका अपवर्तित कोण और परावर्तन कोण जो होगा वो बराबर होगा। ये आपका ये रूल बताता है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। अभी हम साथ ही में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बताता है पहला नियम तो यही है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल सभी एक तल में होंगे। और इसके अंदर एक सेकंड लॉ आता है, वो क्या बताता है भाई, वो क्या है आपका स्नेल लॉ। यहां से क्वेश्चन आता है स्नेल लॉ से। स्नेल लॉ क्या है आपका, साइन आर बाय साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। आई क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और आपका क्या कहते हैं, म्यू से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। आपका म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है आपका स्नेल लॉ बताता है, तो इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। भाई हम सारे टॉपिक्स की डिटेल साथ की साथ लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है। यहाँ इस क्वेश्चन में आपका 2022 में मॉर्निंग शिफ्ट में रिफ्रैक्शन का लॉ पूछा गया था आपसे, रिफ्रैक्शन का भी पूछा जा सकता है, तो स्नेल लॉ को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। यहां से क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और लाइक जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें मैं वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आ रही हूँ आप सभी को। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी वीडियोस। और आपको अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, है ना, प्लीज़ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। सिर्फ रासायनिक नाम के बारे में हमसे पूछा गया है।
क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर आपको रिएक्शन याद है ना तो आप इसका नाम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जो इसका हेमीहाइड्रेट है ना इसके हाफ H2O के बारे में बताता है। देखिए क्या बताता है, अभी हम रिएक्शन देख लेते हैं, उसके साथ हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। रिएक्शन आपकी क्या होती है? देखिए जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, ठीक है, देखिए जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाएगा पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इस पीओपी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये दोनों के नाम है, हमारे कॉमन नेम है, हमें अच्छे से पता लग गया। जब हम जिप्सम को हीट करेंगे, इसको गर्म करने पे आपका पीओपी बन जाएगी, तो इसके अंदर हेमीहाइड्रेट मतलब आपका हाफ H2O आ जाएगा। इसके अंदर क्या था? डाइहाइड्रेट था, तो 2 H2O थे। तो इसीलिए अगर आपको ये रिएक्शन याद होगी ना तो आपको दोनों के कॉमन नेम भी याद हो जाएंगे, और ये रिएक्शन भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपकी ये जो नाम है यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावनाएं आपकी रहती हैं। तो एक छोटी सी चीज और है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे ना तो पीओपी बन जाएगी, और जब हम पीओपी में पानी डाल देंगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा। दो चीजें हैं, ये याद कर लेना अच्छे से। जिप्सम को हीट किया तो पीओपी बन गई, ठीक है, और पीओपी को अब हमने पानी डाल के शांत किया तो आपका क्या बन गई? जिप्सम बन गई, ठीक है। इन दो चीजों को हम अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? सबसे पहली बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन मुख्यतः प्लांटों के अंदर होती है, पेड़ पौधों के अंदर होती है। क्लियर? किसके द्वारा होगी? आपकी रहीजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा होगी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम एक नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। इसको नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोला जाता है आपका रहीजोबियम बैक्टीरिया को। ये देखो कुछ प्लांट होते हैं जो लेगमिनस प्लांट होते हैं ना, उनकी जड़ों में एक नोड्यूल गांठ की तरह कुछ दिखाई देगा। वो जो गांठ होती है ना उसके अंदर छोटा सा होल होता है, उस होल से एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आएगी, और वो प्लांट है ना उस गांठ के द्वारा उस नाइट्रोजन को ले लेंगे और जमीन में भेज देंगे, और ये बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट होता है, और वो बैक्टीरिया जो एनवायरमेंट से सीधी नाइट्रोजन ली है ना उसको फिक्स कर लेगा। और जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है आपका। रहीजोबियम जीवाणु जो होता है पेड़ों की जड़ों में मिलता है, ठीक है, और जो वायुमंडल से आपकी नाइट्रोजन है उसको सीधी लेता है और फिक्स कर लेता है। फिक्स करना मतलब प्लांट के लिए फिक्स कर देगा कि अब प्लांट इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया को, इसको नाइट्रोजन को। कौन कौन से प्लांट में मिलती है ये भी पूछ लिया जाता है आपका भाई, जैसे मूंग, ग्राम, पी प्लांट, ठीक है। और दूसरी बात ये क्या करता है,
आपकी जो नाइट्रोजन है ना वो क्या करती है, जो मिट्टी है ना उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देती है। तो हम इसको नेचुरल फर्टिलाइजर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देगा। जैसे ही मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो नेचुरल फर्टिलाइजर है, हमें मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाहर से कुछ नहीं देना पड़ता, ये बैक्टीरिया सारा कार्य कर देता है। तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि नेचुरल फर्टिलाइजर किसे कहते हैं तो क्या आंसर होगा, रहिजोबियम बैक्टीरिया को नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। देखिए, अगर ये पूछा जाए कि जो आपका रहिजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट के साथ किस तरह की रिलेशनशिप शो करता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ये सारे क्वेश्चंस ही हैं जो आ सकते हैं। कैसी रिलेशनशिप शो करेगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें दो जो लोग हैं उन दोनों को आपस में एक दूसरे से फायदा मिले। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना रहिजोबियम, इसको प्लांट से क्या मिलता है, प्लांट से खाना मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी। और प्लांट को इससे क्या मिलेगा, प्लांट को इससे मिल जाएगा भाई फिक्स हुई नाइट्रोजन। तो दोनों की आपस में क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगी। बैक्टीरिया प्लांट की हेल्प से ग्रो करेगा और प्लांट बैक्टीरिया की हेल्प से ग्रो करेगा। और अगर पूछ लिया जाए ये रहिजोबियम बैक्टीरिया किस तरह के प्लांट में मिलते हैं, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, किस तरह के प्लांट में मिलेंगे, लेग्युमिनस प्लांट में मिलेंगे। तो कुछ कुछ मुख्य बातें हैं जो इस क्वेश्चन से आपके अब क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना रहेंगी। तो सबसे पहली बात, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, रहिजोबियम बैक्टीरिया करेगा। रहिजोबियम बैक्टीरिया को हम नेचुरल फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। कौन से प्लांट में मिलेगा, लेग्युमिनस प्लांट्स में मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात भाई, मटर, सेव, चना, ये सारे रेगुलस प्लांट हैं। दूसरी बात भाई ये हो सकता है कि कैसी रिलेशनशिप को शो करता है ये बैक्टीरिया प्लांट्स के और अपने खुद के बीच में, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है आपका यह प्लांट बैक्टीरिया। ठीक है, इसको हिंदी में हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मनुष्य की आंख किस प्रकार के लेंस होती है, मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है भाई, मनुष्य की आंख में होता है कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश को रेटिना के ऊपर केंद्रित कर देता है और रेटिना पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होती है। भाई आई लेंस क्या करता है, आपका फोकस करने के लिए काम में आता है। तो ये अगर पूछ लिया जाए लेंस के कार्य क्या होते हैं, आपका फोकस करने के लिए काम में लिया जाता है। अब कनकेव लेंस कहाँ पे, देखो ये जो लेंस के क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में इसकी एक पूरी स्लाइड दी है जिसमें सारी डिटेल है। तो जो लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं वो प्रीवियस क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी एक ऐसी स्लाइड दी गई है जिसमें बहुत सी डिटेल्स हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इजीली। आपका कनकेव लेंस किसके लिए यूज होता है भाई, कनकेव लेंस आपका भाई ये कनकेव लेंस आपका मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसको दूर का धुंधला दिखता है, क्या बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस, जिसको दूर का धुंधला दिखेगा उसको साफ दिखाने के लिए, साफ देखने के लिए कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसकी एक पूरा डिटेल आपको स्लाइड मिल जाएगी प्रीवियस क्लास में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट के सेशन भी आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रवों का दाब किस दिशा में कार्य करता है। ऊपर की साइड नहीं भाई, ऊपर की साइड भी सिर्फ केवल ऊपर नहीं लगेगा, केवल नीचे नहीं लगेगा, सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इक्वली आपका द्रवों का दाब कार्य करता है। किस तरह से, मान लो आपने एक पानी की बोतल ली है, उसमें छेद कर दिया, तो पानी की बोतल के अंदर क्या है, आपका पानी द्रव है ना, लिक्विड है। तो वो जो लिक्विड है ना बहुत प्रेशर से उस छेद से बाहर आएगा, चाहे वो छेद ऊपर हो चाहे नीचे हो कहीं भी हो। तो प्रेशर सभी डायरेक्शन में आपका इक्वली काम करता है। आप कहीं भी उस वाटर बोतल के अंदर छेद करोगे तो उसी प्रेशर के साथ में वो पानी बाहर निकलेगा आपका। और ये जो आपका है ना, अभी हमने प्रेशर के बारे में बात की थी, उसी प्रिंसिपल पे आपका कार्य करता है।
जैसे आपका प्रेशर कुकर है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये जो आपका प्रेशर होगा वो ऑल डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इक्वली लगता है। मेन बात तो, सबसे पहली बात तो, जो लिक्विड है ना वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड को इतना आसान नहीं है प्रेशर क्या कहते हैं, दबाना। ठीक है, पानी को क्या आप दबा के रख दोगे क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं आपके। लेकिन उसका जो प्रेशर जब जो हम अप्लाई करते हैं लिक्विड्स के ऊपर, वो सभी डायरेक्शन में इक्वली लगेगा आपका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जल की सतह पर मच्छर के अंडे तैरते हैं, क्यों? मॉस्किटो एग फ्लोट ऑन वाटर सरफेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। पानी की जो सतह होती है ना वो बहुत पतली परत बनती है भाई, पतली सी परत बनती है जिसके ऊपर हल्की चीजें आसानी से तैर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो सरफेस टेंशन लगता है उसके ऊपर। देखिए, ये जैसे पानी के मोलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे को के ऊपर क्या कहते हैं, एक दूसरे को खींचेंगे। एक दूसरे को खींचने से ना टेंशन क्रिएट हो जाएगी। टेंशन क्या होता है? किसी रस्सी को आप खींच देना तो टेंशन हो गई उसके अंदर क्रिएट। ऐसे ही जो पानी के मोलिक्यूल है एक दूसरे को क्या कहते हैं, खींचते हैं, जिसकी वजह से इस पे क्या हो जाते हैं, टेंशन क्रिएट हो जाती है। और कोई भी हल्की चीज होगी ना तो वो इसके ऊपर क्या करेगी, फ्लोट कर सकती है, तैर सकती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, ये जो पानी के मोलिक्यूल है इनकी वजह से सरफेस टेंशन होती है। इसीलिए आपका मॉस्किटो के एग जो होते हैं वो हल्के होते हैं और आसानी से तैर सकते हैं। डेंसिटी आपकी क्या है, घनत्व होता है भाई, इसका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। मेन रोल तैरने के ऊपर आपका सरफेस टेंशन के ऊपर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? स्फिग्नोमीटर्स, स्फिग्मोमैनोमीटर्स आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यह ब्लड प्रेशर को नापता है। आपका ब्लड प्रेशर को हम किसकी यूनिट के अंदर नापते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी, mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नॉर्मल बीपी आपका क्या होता है? 120/80 mmHg। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। हाइड्रोमीटर क्या मापता है आपका भाई? जो आपकी मेजर करता है लिक्विड डेंसिटी को, क्या करेगा? मेजर लिक्विड डेंसिटी। बैरोमीटर क्या करता है? आपके एयर के प्रेशर को मेजर करता है, एयर प्रेशर। थर्मोमीटर आपको पता है तापमान को मापता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? भाई आपके जो फेफड़े होते हैं ना उनमें एल्वोलाई एक चीज होती है, स्ट्रक्चर होती है, वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे जो ये एल्वोलाई होती है उसके अंदर छोटे छोटे टीनी सैक्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उन थैलियों में आदान प्रदान होता है आपकी गैसेस का। कितनी एल्वोलाई होती हैं भाई? मिलियंस ऑफ एल्वोलाई होती हैं। हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई बहुत सारी होती हैं। अब यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से बन जाता कि भाई वेयर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी, तो दे देते भाई ईयर, नोज, लंग्स, तो वहाँ पे लंग आपका सही आंसर होता है। लेकिन क्वेश्चन अब लंग के ही ये सारे पार्ट हैं, तो इसमें पूछा गया है तो एल्वोलाई छोटे छोटे पनियाँ सी होती हैं, उन पनियों के अंदर, छोटी छोटी थैलियों के अंदर आपकी एयर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम उन्हीं थैलियों के द्वारा बाहर धकेल देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में कितनी होती हैं? बहुत मिलियंस ऑफ होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम ट्रैकियाई क्या काम करता है। अब सभी पार्ट के बारे में हम साथ ही जान लेंगे। ट्रैकियाई हमारा क्या काम करेगा? एयर को क्या करेगा? कैरी करेगा। एयर को कैरी करने का काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का नहीं, हवा को कैरी करेगा, बाहर से हवा को ले लेगा। ब्रोंचाई आपकी क्या है? विंड पाइप है, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप। आपकी जो विंड पाइप है ना इसकी ऐसे ब्रांच निकली हुई होती हैं, इस तरह से ब्रांच फैली होती हैं, ये आपकी ब्रोंचियाई होती हैं, हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपकी ट्रैकियाई सिर्फ हवा को लेकर आएंगी। देखो मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ट्रैकियाई हैं
हवा लाती हैं। ब्रोंचिया हैं आपकी विंड पाइप हैं, हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। आपका जो डायफ्राम होता है वो क्या कार्य करता है? यह सांस की गति में मदद करता है, हेल्प इन ब्रीदिंग मूवमेंट। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो सभी पार्ट के सभी फंक्शन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। यह यंत्र कौन सा है जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? साउंड की इंटेंसिटी को कौन मापेगा भाई? साउंड मीटर। साउंड मीटर कुछ होता है क्या? साउंड मीटर है ना, ऐसे ही जो क्या कहते हैं, एक ऐसी ही टर्म है, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल टर्म नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। वैसे एग्जाम में अभी हम देखते हैं कि बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है एग्जाम में। ऐसे ये आसान क्वेश्चन है ना, हमें डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। क्यों? क्यों हम चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए नहीं चलते। साउंड मीटर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। बैरोमीटर क्या करता है अभी हमने बताया था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे कि बैरोमीटर क्या कार्य करता है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका डेसिबल मीटर क्या करता है? साउंड को मापता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर आएगा डेसिबल मीटर। साउंड की यूनिट जो होती है ना, वो डेसिबल ही होती है, डीबी से इसको डिनोट करते हैं हम। अगर 85 डेसिबल से ज़्यादा है ना साउंड आए ना, तो हमें क्या हो सकता है? हियरिंग डैमेज, सुनने की शक्ति कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट नर्व सेल कोल्ड? सबसे बड़ी तंत्रिका आपकी क्या है भाई? देखो, बाकी सब न्यूरॉन है, एक्सोन है। एक्सोन आपका पार्ट ही है ना, क्या है? पार्ट है किसका? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स आपकी पूरी नर्व सेल है। एक एक देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साइटोप्लाज्म आपका फ्लूइड पार्ट होता है, जो क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स को कैरी करता है। एक्सोन आपका लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, सबसे बड़ा पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एक्सोन की हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी स्ट्रक्चर डिस्कस करी है, सॉरी न्यूरॉन्स की। तो उसमें एक लॉन्ग पार्ट होता है, यहाँ आपके डेंड्राइट्स होते हैं, और ये जो लॉन्ग पार्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, पूरी फैलाता है, कैरी करता है, उसको एक्सोन बोलते हैं। और ये एक्सोन जो है आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है तंत्रिका कोशिका का। न्यूरॉन तो तंत्रिका कोशिका हो गई ना खुद ही आपकी, ठीक है। पूरी नर्व सेल ही तो क्या होगी? न्यूरॉन हो गई। इस नर्व सेल का पार्ट है आपका एक्सोन, जो लॉन्गेस्ट होता है। तो इसने यही बोला था, तंत्रिका कोशिका को, सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी हम सही आंसर लगा पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। एक्सोन इज द लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ नर्व सेल, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा आंसर ठीक होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं? डीएनए में हमें पता है न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में हम कर चुके हैं, तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं आपके। 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एडिनाइन, जिसको ए से डिनोट करते हैं हम। दूसरा क्या है? थायमीन, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं।
ग्वानिन जिसको हम जी से डिनोट करेंगे, साइटोसिन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक बेस पेयरिंग रूल होता है आपका। हमारा यह बेस पेयरिंग रूल क्या बताता है कि आपका क्या बताएगा, जो एडिनिन है वो हमेशा थाइमीन के साथ में थाइमीन के साथ में बेस पेयर बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जो ग्वानिन है हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, बेस पेयरिंग करता है। ट्रिक से याद करेंगे, आया था चला गया। ठीक है, आया था चला गया, इस तरह से बेस पेयरिंग आपकी होती है। 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है आपकी डीएनए में। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। डीएनए की स्ट्रक्चर किसने दी थी, इस तरह के क्वेश्चन। वास्टन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था, तो वास्टन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। त्वचा द्वारा शरीर का तापमान नियंत्रण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन बाय स्किन कोल्ड? रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस लेना है ना, गैसेस को एक्सचेंज करना। सांस लेना क्या होता है आपका? रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेशन, ब्लड की मूवमेंट कराना, खून का हमारे रक्त का हमारे बॉडी के अंदर प्रभाव होना, बहाव होना, वो आपका सर्कुलेशन होता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तापमान, रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो आपकी बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होता है जो स्किन के द्वारा होता है और टेम्परेचर को नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। भाई देखो, त्वचा के अंदर हमारे पसीने आते हैं, तो ये हमारी पसीने आना क्या है, हमें है ना हमारी बॉडी को का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। गर्मी के अंदर हमें पसीने आते हैं और ठंड के अंदर हम कांपते हैं। तो ये हमारी दोनों चीजें स्किन के द्वारा की जाती हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए। और ये जो थर्मो रेगुलेशन है किसके द्वारा कंट्रोल होता है आपका? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थर्मोरेगुलेशन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस इन आवर ब्रेन। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत पर होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? किसके ऊपर होगा भाई? डिफरेंस इन डेंसिटी। ठीक है, मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं भाई, जब आपका प्रकाश है ना अलग अलग डेंसिटी में जाता है ना, तो उस वो रिफ्रैक्शन शो करता है। क्या शो करेगा? रिफ्रैक्शन। अगर आपका एयर से वाटर में गया, एयर एक अलग मीडियम है, वाटर एक अलग मीडियम है, सॉरी वाटर पानी, पानी एक अलग मीडियम है आपका। ठीक है, दोनों अलग मीडियम है, दोनों की डेंसिटी भी आपकी अलग अलग होती है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ। दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। जब आप एक पेंसिल है, आपको पेंसिल है ना, आप हाथ में लेके रखोगे ना, नॉर्मल सीधी दिखाई देती है। जैसे आप उसको पानी में डालते हो ना, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है ना टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हुई इस तरह से दिखाई देगी। एक चम्मच ले लीजिए आप, चम्मच को आप हाथ में रखो, उसकी शेप बिल्कुल ठीक दिखाई देगी। उसको पानी में डाल के देखोगे तो ऐसे लगेगी मुड़ी हुई या टूटी हुई। तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से आपको दिखाई देती है, क्योंकि पानी का जो क्या कहते हैं आपकी डेंसिटी होती है, डेंस होता है, वो अलग होता है, और जो आपकी एयर की डेंसिटी होती है वो अलग होती है। इस वजह से स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस शो होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविजन का रिमोट किस विकिरण का उपयोग करता है? टीवी रिमोट यूज विच टाइप ऑफ रेडिएशन? किस टाइप की रेडिएशन को आपका? इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करेगा? फॉलो करता है। आपका ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। इनविजिबल इंफ्रारेड रेज। क्या होती हैं ये आपकी? लोअर एनर्जी होती है इनकी।
कहाँ कहाँ और यूज होती हैं आपकी हीटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा हम बाकी वेव्स के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपका आ सकता है। बाकी आपकी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव किसके अंदर यूज होते हैं? माइक्रोवेव नाम से ही पता लग रहा है भाई, ओवन वगैरह होते हैं, माइक्रोवेव ही होते हैं। ठीक है, ओवंस में यूज होते हैं, रिमोट्स में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। आपका जो अल्ट्रावायोलेट रेज होती हैं, इनकी तो बहुत क्या कहते हैं हार्मफुल बहुत ज़्यादा होती हैं, सूरज से आती हैं आपकी अल्ट्रावायोलेट रे, इनका कोई काम नहीं है। ये थोड़ी बहुत आपकी क्या कहते हैं उसमें यूज़ हो सकती है कैंसर की थेरेपी वगैरह में, नहीं तो ये जो अल्ट्रावायोलेट रेज होती है ना वो हार्मफुल ही होती हैं आपकी। कुछ थेरेपीज ऐसी होती है, वरना ये कैंसर कोज करती हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां ये फैलाती हैं। सबसे हार्मफुल यूवीबी एंड यूवीसी होती है आपकी। अगला है आपकी रेडियो वेव। रेडियो वेव कहाँ यूज होती हैं आपकी? सिंपल सी बात है भाई, रेडियोज में। ठीक है, जो चीज़ें फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है, इस तरह की वेव्स के ऊपर काम करती हैं, रेडियो उसी के ऊपर काम करता है ना, तो वहाँ पे आपकी रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्वेश्चन है ना इस तरह से भी आपके आते हैं कि भाई सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, लो एनर्जी किसकी होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाई प्रोटीन। सबको पता है भाई, जो दाल वगैरह होती है ना उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या राइस है उसको दाल में इंक्लूड करते हैं? राइस भी तो थोड़ा थोड़ा, ये जो आपके चावल हैं थोड़े थोड़े दालों में आते हैं, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं होता आपका। ठीक है, राइस में आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो आपकी पल्सेस होती है ना, सबसे हाई प्रोटीन उसी के अंदर, दालों के अंदर पाया जाता है सबसे हाई प्रोटीन। मिल्क में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन आपका लेस मिलता है दाल के कंपैरिजन में। दाल जरूर देनी चाहिए खाने में बच्चों को, या खुद भी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें हाईएस्ट प्रोटीन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस तक आपका सूर्य की सतह पर तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए सारे PYQ आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और इससे रिलेटेड हम पूरी एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं, और क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे भाई, कोई अलग से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, है ना। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे छोटा तारा कौन सा है? देखो, जो लोग बायो पढ़ते हैं वो तो ड्वार्फ से ही सही लगा देंगे, व्हाइट ड्वार्फ सबसे छोटा तारा होता है। सॉरी, यहाँ पे आपका है ना क्या कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताया गया है। अगर न्यूट्रॉन स्टार नहीं होता ना तो व्हाइट ड्वार्फ ही करते, हम ऑप्शन डी ही क्लिक करते। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। ये है क्या होता है, ये भी आपका स्मॉल होता है, बट आपका न्यूट्रॉन स्टार से क्या होता है, लार्ज होता है। आपका जो न्यूट्रॉन स्टार है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, आपका सबसे छोटा होगा न्यूट्रॉन स्टार। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। रेड जेंट, आपका रेड जेंट तो है ना बड़ा होता है भाई, वेरी लार्ज। सूर्य में कौन सा गैस प्रमुख रूप में पाया जाता है? देखो, सन आपका है ना हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ना ये क्या करती है, न्यूक्लियर फ्यूजन करती हैं, आपस में जुड़ती हैं और हीलियम बना देती हैं। ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है सन के अंदर? 70% हाइड्रोजन मिलती है। आपकी जो हीलियम है वो 28% मिलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो मिल मिल के हीलियम बना देते हैं। पहले पूछा गया है प्राइमरीली कौन सी गैस ज़्यादा मिलती है, तो आपकी हाइड्रोजन, और अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं होता हीलियम होता तो आप उसको हीलियम को क्लिक करते। ठीक है, तो दोनों ही फैक्टर हम साथ में लेके चलेंगे। और जो सन जो साइन करता है ना वो हाइड्रोजन की वजह से ही होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोजन मिल मिल के हीलियम बना रहा है ना, ये जो प्रोसेस होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा लाइट और हीट निकलती है। इसीलिए जो ये सूर्य की किरणें हैं ना जो ताप देती है और हीट देती है, ये इसी वजह से देती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसके अंदर। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना उनमें मोस्टली आपकी हीट और एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे रिलेटेड आपका यह रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप
निम्नलिखित में से कौन सा एक आवर्त तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीरियोडिक एलिमेंट? कौन सा पीरियोडिक एलिमेंट है भाई? वाटर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। भाई इन सब में देखो, सब ध्यान से देख लीजिए, पानी आपका एक क्या है? यौगिक है, कोई तत्व नहीं है, ठीक है ना, एलिमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है, H2O, दो चीजों से मिलके बना है आपका। हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, हाइड्रोजन है हमारा। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है आपका। हाईली फ्लेमेबल गैस भी है, यह क्या है? हाईली फ्लेमेबल गैस। वोलेंटाइन है, आग पकड़ती है आपका, ठीक है। इसको रॉकेट ईंधन वगैरह में भी यूज किया जाता है, ईंधन के रूप में इस हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, यह भी यौगिक है। आपका एयर क्या है? एयर के अंदर तो बहुत ज्यादा चीजें मिक्सेज होती हैं, आपके ह्यूमिडिटी भी होती है, आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं। क्या सिर्फ एयर में ऑक्सीजन है? नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन तो 78% प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर आपका हाइड्रोजन आएगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट पूछा था, कंपाउंड के बारे में नहीं पूछा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गैस जो लाल फॉस्फोरस से बनती है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन रेड फॉस्फोरस रिएक्ट? रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करता है भाई, क्या करता है? रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद वाटर और एल्कलाई टू रिलीज फोस्फीन गैस। क्या करेगा? आपका फोस्फीन गैस को रिलीज करेगा। ये आपकी एनसीईआरटी की सीधी सी लाइन है, एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें सीधी सी लाइन दी गई है, रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में और आपका रिलीज कर देगा फोस्फीन गैस को, जो क्या होती है? आपकी पॉइजनस, जहरीली गैस होती है, बदबूदार गैस होती है, अजीब सी स्मेल आती है। किसके लिए यूज होती है? पेस्ट कंट्रोल। ये डेंगू के लिए लेके आते हैं ना, धुआं फैलाते हैं, पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल के लिए आपकी यूज होती है। हाईली फ्लेमेबल होती है हाइड्रोजन की तरह। फॉर्मूला इसका कैसे डिनोट करेंगे? PH3 से हम इसको डिनोट करते हैं। और पेस्ट कंट्रोल, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो लिख देती हूँ अच्छे से। आपको यह PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जिनको वीडियो पसंद आए वो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो आपका पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज होती है। PH3 से इसको डिनोट करते हैं। इसकी स्मेल कैसी होती है? गार्लिक जैसी, लहसुन में से जैसी स्मेल आती है। और फिश को पकाते हैं ना, उस टाइम पे जैसी स्मेल आती है, वैसी इस फोस्फीन गैस की जब ये रिलीज होती है ना, इस तरह की स्मेल आती है। और इसको है ना खेतीबाड़ी में भी यूज किया जाता है कुछ पर्पज के लिए। खेतीबाड़ी में किस तरह यूज किया जाता है? जो कीट वगैरह आ जाते हैं, पेड़ों पे लग जाते हैं, उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबक की शक्ति कहाँ सबसे अधिक होती है? किसके ऊपर? उसके सिरों के ऊपर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, पोल्स के ऊपर जो चुंबक की शक्ति होती है सबसे ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेट स्ट्रोंगेस्ट एट इट्स पोल्स। दो पोल्स होते हैं इसके, क्या होते हैं? नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो आपके एक जैसे पोल होंगे ना, लाइक पोल्स, क्या करते हैं? एक दूसरे से दूर भागते हैं। जो अनलाइक होंगे वो एक दूसरे के पास आते हैं। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ये थोड़े बहुत फंडामेंटल चीजें हैं जो याद कर सकते हैं आप। सेंटर पे वीक होती है भाई, मैग्नेटिक फोर्स वीक होगी। सरफेस पे क्या होती है? डिपेंड करेगा लोकेशन कौन सी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पे है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी किस तरह की होगी। अगला आपका नावेयर, भाई कहीं भी ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका एक बेसिक फिनोमिना है कि आपका कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो कहीं भी तो नहीं हो सकती है, तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अगर ऑप्शन देखने को मिले तो सबसे पहले उसको ही निकाल दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो आपका हृदय क्या है? कार्डिक मसल है। कार्डिक मसल आपकी हृदय की मसल्स होती हैं। जो हार्ट है ना, वो एक स्पेशल मसल से मिलके बनता है, जिनको कार्डिक मसल बोलते हैं।
ये जो मसल्स है ना, ये ऐसी हैं भाई जो कोई नहीं कर सकता, बिना रेस्ट के काम करती हैं, ठीक है। और ये आपकी बिना रेस्ट के ऑटोमेटिकली पूरा टाइम काम करती रहती हैं। अब आप एक बात बताइए, आप सो जाते हो तो आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है? नहीं करता ना। तो आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ना, वो सारे बिना रुके काम करते हैं। आपका सांस लेना भी बंद नहीं होता, आपका भोजन पाचन की प्रक्रिया भी आपकी चलती रहती है। तो मोस्टली आपके फंक्शन चलते रहते हैं। लेकिन हार्ट तो एक ऐसा है, अगर इसने काम करना बंद कर दिया उसी दिन हमारा काम तमाम हो जाता है, ठीक है। तो आपकी कैसी मसल होती है? कार्डिक मसल होती है, स्मूथ मसल होती हैं, इनवोलेंट्री बोला जाता है इनको, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप अपने दिल के धड़कने को कंट्रोल कर लेंगे, है ना, कोई कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। ब्रांच्ड होती हैं यह, सिर्फ हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, ओनली फाउंड इन हार्ट। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या कहलाता है? व्हाट इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क कोल्ड? मेन प्रोटीन कहाँ पे मिलता है आपका? मेन प्रोटीन कौन सा है जो आपका दूध में मिलता है? तो केसीन प्रोटीन होता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, यह आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केसीन जो प्रोटीन है वो आपका मिल्क के अंदर पाया जाता है, और जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर भी मिलता है। यह भाई इसकी क्या कैल्शियम ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस ज़्यादा होता है इसके अंदर आपका। और यह जो प्रोटीन है आपका बेबी पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। भाई आपका ग्लूटेन क्या होता है? ये क्या कहते हैं? फाउंड इन वीट, वीट के अंदर मिलता है, आटे में मिलता है, मिल्क में नहीं मिलेगा आपका। लाइजोसोम हमें पता है भाई, यह तो है ना सुसाइडल, लाइजोजाइम है, सॉरी लाइजोजाइम है। लाइजोजाइम आपके सलाइवा के अंदर मिलेंगे, ठीक है, फूड के डाइजेशन में काम करेंगे। लाइसोजाइम है ना, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। इसको आप अलग से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कौन से हैं, तो आपके लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। इंसुलिन आपका हार्मोन होता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? देखो भाई, आप कोई चोरी छुपे काम कर रहे हो और आप पकड़े जाएं तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ना, ठीक है, कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा आपका, एड्रेनल ग्लैंड इसको सिक्रीट करती है। भाई आप चोरी करते हुए पकड़े गए, आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, तो ये क्या कर देता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, जल्दी जल्दी सांस लोगे तो आपकी ब्रीथिंग को, इसका एक और नाम है आपका एड्रेनलिन हार्मोन का इमरजेंसी हार्मोन। इंसुलिन का हमें पता है, थायरोक्सिन आपकी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपके भोजन, मेटाबॉलिज्म आपका क्या होता है कि आपके जो भोजन है वो किस तरह से पच रहा है, आपकी बॉडी किस तरह से कार्य कर रही है, ठीक है ना, आप भाई किस तरह से आप एनर्जी ले पा रहे हो, आपकी बॉडी में किस तरह से रिएक्शन चल रही है, ये सारी थायरोक्सिन हार्मोन के कंट्रोल में होती हैं, और थायराइड ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज करती है। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन भाई आपका शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना, इंक्रीज ब्लड शुगर, उससे रिलेटेड है आपका। तो सभी के बारे में हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? आपका भाई फंगस है इनमें से जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, बाकी सब फोटोसिंथेसिस करेंगी। फंगस क्या होती है? हेट्रोट्रोप्स होते हैं, डेड और डीके मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेड और डीके जो खराब हुए हुए है ना उनके ऊपर। स्पेरोफिटिक, जो आपकी एल्गी है और साइनोबैक्टीरिया है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है इसीलिए वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है आपकी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। फिर से इंपॉर्टेंट चीज है, यह इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी किसे बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया को। फोटोसिंथेसिस करती है, एक फंगस है जो फोटोसिंथेसिस आपकी नहीं करती है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विद्युत प्रवाह किस दिशा की दिशा किससे निर्धारित होती है? कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जिस दिशा में, देखो सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो विद्युत धारा आपकी क्या है? करंट है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे आपके, उसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करेगा, उसी दिशा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की गति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपकी जो विद्युत धारा है ना, देखो इस तरह से आपकी करेगी। देखो एक वायर है, इस वायर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो भाई आपका जो करंट है वो कहाँ फ्लो करेगा? आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से आपका फ्लो करता है। लेकिन इसने ये पूछा था कि भाई कौन डिटरमाइन करेगा? ठीक है, डिटरमाइन तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, लेकिन करंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट ऑफ करंट क्या है? एम्पियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है? जीवाणुओं के बारे में कहाँ पढ़ा जाता है? भाई जीवाणुओं के बारे में जीवाणु विज्ञान में, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जीवाणु के बारे में पढ़ाया जाता है। बॉटनी आपकी प्लांट पेड़ पौधों का अध्ययन है। जूलॉजी आपका जानवरों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी की आपकी बॉडी के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया किस तरह से होती हैं, तो वो आपकी क्या होती है? फिजियोलॉजी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु आंख के बहुत पास दिखलाई जाती है तो वह धुंधली क्यों दिखाई देती है? भाई आंख का भाई देखने का एक ना डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। इससे पहले, इससे ज्यादा पास कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे तो वो धुंधला ही दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा। तो 25 सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड आपकी लेंथ होती है। एनसीईआरटी में आपका एज इट इज मेजर है 25 सेंटीमीटर के बारे में। इससे जो पास में ऑब्जेक्ट होंगे वो आपके बहुत ही धुंधले दिखाई देंगे। तो लेस देन लिस्ट ऑफ डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। न्यूनतम दृष्टि दूरी से कम जो चीजें वो आपको धुंधली ही दिखाई देंगी, और न्यूनतम डिस्टेंस आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय द्रव किसे कहते हैं? व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लूइड कॉल्ड? फ्लो फ्लूइड, आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी इज रिजल्ट ऑफ विच प्रोसेस? टेस्ट ट्यूब बेबी किस प्रोसेस का रिजल्ट है? आपका आईवीएफ का। आईवीएफ की आपकी फुल फॉर्म है इन विट्रो, मतलब आपका ग्लास के अंदर टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब आपका गैस, सॉरी देखिए अच्छे से ही समझा देते हैं। आईवीएफ आपका इन विट्रो मतलब ग्लास के अंदर फर्टिलाइजेशन। भाई जो क्या कहते हैं, ये जो इन टेस्ट ट्यूब बेबी है जो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। क्लोनिंग आपका क्या होता है? क्लोनिंग क्या होता है? आइडेंटिकल कॉपी बनाना, दो एक जैसी चीज बनाना। क्लोन कर लिया, कॉपी कर लिया, तो इसको क्लोनिंग बोलते हैं हम। और आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? भाई स्पर्म को यूट्रस के अंदर रिलीज कराना विद बाहर, मतलब फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है ये, तो भाई मीटिंग से रिलेटेड है कि स्पर्म को हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कराएंगे ताकि वह क्या आपका एग से जाके फ्यूज कर सके, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और इन विट्रो में हम फर्टिलाइजेशन बाहर कराते हैं बॉडी से। इंसेमिनेशन तो बॉडी के अंदर होगा, लेकिन इन विट्रो के फर्टिलाइजेशन के अंदर हम क्या कराते हैं? बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं बॉडी से। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, ये सिर्फ एक स्टेप होता है आईवीएफ का। ठीक है, ये पूरा आईवीएफ के बारे में नहीं है, ये एक स्टेप होता है आईवीएफ में। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है बाहर। सबसे पहले क्या किया जाएगा? आर्टिफिशियल लैब के अंदर हम क्या करते हैं? स्पर्म और एग की मीटिंग कराते हैं, दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके आपका जाइगोट बनाते हैं। इस जो फ्यूजन है इसको क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बनता है, इससे आपका एम्ब्रियो बनता है, और फिर इस एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन आपका इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी का आपका क्या है? एग्जाम्पल है
सॉरी एक स्टेप है आपका, ना कि पूरा प्रोसेस है। देखिए एक बार फिर से अच्छे से समझा देती हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, लैब के अंदर ग्लास में बेबी को का फर्टिलाइजेशन कराना। स्पर्म लेना मेल पार्टनर से, फीमेल से क्या लेना, एग लेना, दोनों को बाहर मिलवा देना, फ्यूज करा देना, दोनों का फ्यूजन होगा, बाहर फ्यूजन होगा तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से आपका क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर उस एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और फिर आपका बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कराया जाता है इनसाइड दी बॉडी। तो ये आपका पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी होती है आपकी? सेस्ट्रीन जो है वो बुढ़ापा रोकने की औषधि आपकी होती है। ये क्या करती है, आपकी सेल्स को स्ट्रोंग बनाती है और इसके प्रोसेस को स्ट्रोंग कर देती है, सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। इसकी वजह से आपकी जो एजिंग है वो डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आया है और अगर आप सेशन देख रहे हो अच्छे से, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ। और जो लोग नए हैं सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो ये जो पूरी मैराथन चल रहे हैं ना, सारे पार्ट हैं, प्लीज़ सभी को देखिएगा, क्योंकि सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं है, सब कुछ आपका इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में पक्का हेल्प मिलने वाली है इन सभी सेशन से। आपके सारे पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, एग्ज़ाम तक मोस्टली पीवाईक्यू आपके कवर करा दिए जाएंगे जितने भी 4 साल के एग्ज़ाम में आए हैं। और आपके रिलेटेड फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में, नए क्वेश्चंस के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।